गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट 12th स्टैंडर्ड के लिए नेक्स्ट यूनिट जो कि होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली हम अगर बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ये मान लीजिए आप 4 मार्क्स के लिए सीबीएसई हो या फिर एचबीएसई हो, अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं कि 3 से 4 मार्क्स की रेंज रहती है। और कंपटीशन के अंदर भी इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। और हो सकता है आपको आज तक ये यूनिट थोड़ी सी टफ लगती हो, बट मैं इसको बिल्कुल ही ईजी बना दूंगा। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत ईजी हम यूनिट को बनाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं इसको इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली पढ़ते क्या हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो कि बेसिकली 2 टाइप्स होंगे। फर्स्ट गैल्वेनिक सेल और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो बेसिकली पूरे जो यूनिट के अंदर हमारे को इन्हीं 2 चीज़ों को पढ़ना है। एक तो गैल्वेनिक सेल है और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही हम पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल भी हम लेंगे, डैनियल सेल आपने सुन रखा होगा, एनसीईआरटी इसको लिखती है। उसके बाद हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर सेल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ ए सेल। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं कि ईएमएफ का जो रिलेशन है, ईएमएफ का रिलेशन किसके साथ, गिब्स एनर्जी के साथ, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ, कि दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं। और आप हम पढ़ते हैं ईएमएफ का, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं एक और बड़ी ही इम्पोर्टेंट नॉस्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉस्ट इक्वेशन। उसके बाद इसी के अंदर हम पढ़ते हैं कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट से भी, डिसोसिएशन कांस्टेंट, या यहीं से एक अल्फा के ऊपर भी क्वेश्चन बना देते हैं, अल्फा के ऊपर भी क्वेश्चन। तो हम इन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या होता है। हाँ, हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर डिफरेंट टाइप के कंडक्टेंस हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। जैसे हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। और इसी के अंदर हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ। उसी के अंदर हम एक लॉ और पढ़ते हैं कोलरोसिस लॉ। कोलरोसिस लॉ, तो ये 2 इंपॉर्टेंट लॉ भी हम पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमारे को मिलता है फ्यूल सेल्स। हम पढ़ते हैं फ्यूल सेल्स, कुछ और भी पढ़ेंगे जैसे बैटरीज हैं, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी एटसेट्रा। तो इन चीज़ों के इन सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करती है अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट है। देखिए पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, कुछ डेफिनेशन खुद से आप बना सकते हैं क्योंकि नेम के अंदर ही डेफिनेशन छुपी होती है। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वर्डों से मिलकर बना है ना, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कहिए या फिर आप एनर्जी कहिए, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। और केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन। क्या है, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन भी कौन सी, रिडॉक्स,
रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके अंदर बस हम यही पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट से रिडॉक्स रिएक्शन को करवाया जाए, कि इलेक्ट्रिक करंट से कैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन को करवाएंगे। कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती हैं, उन रिएक्शंस को करने के लिए हमारे को एनर्जी देनी पड़ती है, और जब वो एनर्जी हम इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में दे दें तो वो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती हैं। तो उन रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हमने बोला है कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके बाद या फिर हम क्या कर सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन, इन दोनों से ही बनना क्या है? इन दोनों के अंदर क्या होता है? केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। के केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी। तो या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट में, या फिर हम क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? इलेक्ट्रिक करंट। अब मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर एनर्जी होती है। अब ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो कैसी है? स्पॉन्टेनियस। जो कैसी है? स्पॉन्टेनियस। तो एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं, है ना। उसकी वजह से इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों को इंक्लूड करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बस यही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक है कि हम क्यों पढ़ते हैं या क्या पढ़ना है हमारे को इसके अंदर। तो दो ही चीज़ें पढ़नी है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में बदला जाए, या फिर बुक के अकॉर्डिंग आप बोलो तो आप कह सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट से नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को करवाया जाए, या फिर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है उसकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। बस इन्हीं दो चीज़ों को हमारे को पढ़ना है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये दोनों तरह के जो प्रोसेस हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर या तो इलेक्ट्रिक करंट केमिकल एनर्जी में बदल जाए, या फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट बन जाए। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और अब जिस कंटेनर के अंदर जिस अरेंजमेंट से हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करेंगे, ऐसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जिस भी प्रोसेस के अंदर या तो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करने के लिए हमारे को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ डिवाइस ही चाहिएंगी जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो ऐसी डिवाइस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसी डिवाइस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, मैंने अभी बताया था, शायद नहीं बताया हो तो मे भी मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल कहिए, या फिर आप डेनियल सेल कहिए, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने अभी तक इंट्रोडक्शन दिया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है किसको इंक्लूड करती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को। किसके अंदर वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, वो डिवाइसेज, वो अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने आपको बताया। बाकी डिटेल में हमारे को पढ़ना ही है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब नेक्स्ट चीज़ें कि सर जो ये लेंथ यूनिट होती है, थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, सॉल्यूशन की तरह ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, आपकी डेली लाइफ से काफ़ी जुड़ी हुई है। देखिए आपके घरों में इन्वर्टर है, अभी जो समर सीजन चल रहा है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हमारे को ज़रूरत पड़ती है इन्वर्टर की, है ना। इन्वर्टर के अंदर क्या लगी होती है? बैटरी। तब वो बैटरी किसकी देन है? वो बैटरी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की देन। कहाँ से आई वो? तो सारे के सारी जो चीज़ें हैं हमारी, हम कोई भी सेल फोन है वहाँ पे बैटरीज हैं, या फिर कोई भी आप डेली लाइफ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का मटेरियल देखोगे उसके अंदर सेल्स या बैटरी लगी होती हैं। तो सारी बैटरी कहाँ से आई है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। उसके बाद हमारी बॉडी को ले लो। हमारी बॉडी के अंदर आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते हैं
कि हाउ मैसेज इज ट्रांसपोर्टेड बिटवीन टू न्यूरॉन्स, कि दो नर्व सेल के बीच में जो मैसेज है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अब बोलोगे सर ये तो 10th में पढ़ा था, बायोलॉजी का टॉपिक था, अब तो हम 12th में हैं, भूल गए, है ना। नहीं, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो ये बेसिक चीज़ें होती हैं ये तो आपको पता होना चाहिए कि नर्व सेल हैं जो उनके अंदर जो मैसेज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी कैसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। वो भी कैसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी बॉडी में भी है, हमारे सराउंडिंग में भी है। इस वजह से अब बहुत सारी यहाँ पे एग्जाम्पल एक और मैं यूजेस का बता देता हूँ। जैसे बहुत सारी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे सोडियम मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, इन सभी मेटल को इनकी ओर से निकाला जाता है। कौन से प्रोसेस से, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलाइसिस से। इनकी मोल्टन की करवाओ या फिर मोल्टन सॉल्यूशंस की करवानी पड़ती है, या मोल्टन स्टेट की एक्वस सॉल्यूशन से हमारे को जनरली मेटल, जैसे सोडियम की बात करें हम, NaCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन तो वहाँ से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी वही पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखिए मैंने जो यूजेज हैं वो सिर्फ आपको बताए हैं, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर पूछा नहीं जाता है, इसीलिए मैंने बताए हैं। नोट करने तो आप नोट कर लीजिए, बट मैं अभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप बेफिक्र रहिए, अगर बोर्ड का कंटेंट आपको लर्न है, मेमोराइज है, तो कंपटीशन और बोर्ड दोनों ही एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल चांस है कि कोई रहे। तो देखिए विद कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले कि क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहली बात, इट इज़ ए ब्रांच, इट इज ए ब्रांच। किसकी है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री which deals with how chemical energy, किसकी chemical energy, chemical energy of a spontaneous। अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस आई होप आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो जाए, जो रिएक्शंस खुद से हो जाती हैं उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि और हाउ नॉन स्पॉन्टेनियस redox reactions, non spontaneous redox reactions are carried out with the help of non are carried out with the help of redox reaction, या फिर chemical energy of with the help of electric energy, with the help of electric energy। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है किसकी, केमिस्ट्री की, जो क्या करती है, जो हमारे को बताती है कि हाउ केमिकल एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, की एक स्पॉन्टेनियस जो रिडॉक्स रिएक्शन अपने से हो जाती है उसकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कैसे किया जाए इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, की केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बनाई जाए, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को करवाया जाए किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बेसिक केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो नोट कीजिए। ओके वेरी गुड, नोट हो गया, बहुत अच्छे। तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम अपना फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट सेल स्टार्ट करते हैं। और हम जो फर्स्ट सेल है वो होगा हमारा गैल्वेनिक सेल, या फिर वोल्टाइक सेल, या फिर डैनियल सेल। तो देखिए अब इसको पढ़ने से पहले आप अभी तक समझ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर पढ़ना है तो हमारे को पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शंस।
कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली के अंदर क्या होती है। देखिए वैसे तो आप 11th क्लास के अंदर एक यूनिट पूरी पढ़ के हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, बट हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, है ना, आपके सिलेबस में तो था बट आपने हो सकता नहीं पढ़ा, क्योंकि 11th क्लास के अंदर हम ऐसे ही टाइम पास करते हैं, करना नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक है 11th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। बट फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिडॉक्स जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स। तो रेड मीन्स होता है रिडक्शन, रेड मीन्स होता है रिडक्शन, और ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। तो एक वर्ड है रिडक्शन और दूसरा वर्ड है ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन से हमने निकाल लिया रेड और ऑक्सीडेशन से हमने निकाल लिया ऑक्स, और दोनों को मिला के बना दिया रिडॉक्स। तो ये तो था ओरिजिन रिडॉक्स वर्ड। अब क्यों बनाया है, क्योंकि देखिए रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ साथ होती हैं। एक सब्सटेंस की रिडक्शन होगी तो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, a chemical reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously। कि जब ऐसी एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन की जो रिडक्शन प्रोसेस है या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दोनों की दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हो जाए, मींस एक सब्सटेंस की रिडक्शन तो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखिए जैसे मैंने एक रिएक्शन ली कि कॉपर या फिर जिंक कैसा सॉलिड, उसको रिएक्ट करवाया हमने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, कॉपर सल्फेट के एक्व, तो बनता क्या है जिंक सल्फेट, बनता है जिंक सल्फेट कैसा एक्वस, साथ में आता है कॉपर, और कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। तो ये हमने एक रिएक्शन ली जिसमें जिंक सॉलिड ने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया और जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बना लिया और कॉपर सॉलिड निकला। आपने 10th स्टैंडर्ड के अंदर 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी रिएक्शंस पढ़ी हैं, तो हम पढ़ते थे कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू से क्या हो जाता है, ब्लू हट जाता है, कलरलेस हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसी का एक मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है, 8th में पढ़ी है रिएक्शन 10th में। अब देखिए अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन कब होगी, जब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होती हो और रिडक्शन भी होती हो। अब एक सब्सटेंस की रिडक्शन तो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे पहले जो जिंक है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना होता है तो कितना आएगा, यहाँ पे 0। कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो कॉपर कौन सी स्टेट में है, आपको पता है कॉपर यहाँ पे +2 स्टेट में है। जिंक भी +2 स्टेट में है, क्योंकि कॉपर सल्फेट टूट के क्या बनाता है Cu+2 SO4 नेगेटिव। जिंक सल्फेट टूट के क्या बनाता है +2 एंड SO4 -2। तो इस तरह से कॉपर जिंक 0 स्टेट में, कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और जो कॉपर है सॉलिड है तो कौन सा सॉलिड में कौन सा होता है एलिमेंटल स्टेट में 0। तो ये हमने लिखने इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस रिएक्शन के बाद जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ जाए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से क्या हो गया 0, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कम हो गया। तो अब इसको जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए उस रिएक्शन को हमने 11th में क्या पढ़ा था रिडक्शन। तो इस तरह से इनको हम अलग अलग लिखता हूँ। देखिए जैसे जिंक था सॉलिड कंडीशन के अंदर और वो बदल गया +2, अब जिंक कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में। अब आपको पता है जिंक Zn+2 में कब जाएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो इसने साथ में क्या दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद कॉपर ने क्या किया, कॉपर +2 से गया कॉपर 0 के अंदर। तो अब ये कैसे जाएगा, ये कॉपर था कॉपर +2 बट वो चला गया कॉपर सॉलिड स्टेट में, +2 से चला गया 0 में। अब कैसे गया होगा आपको पता है बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे इसलिए हमने प्रोडक्ट साइड में लिखा है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे इसलिए हमने लिखा रिएक्टेंट साइड में। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn+2 में, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में। इट मीन्स यहाँ पे
0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, तो इट मीन्स ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, ये है ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, दूसरे सब्सटेंस की क्या हुई है, रिडक्शन। देयरफॉर इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और आपने 11th के अंदर ये तरीका भी सीखा होगा कि अगर हम इन दोनों रिएक्शन को मिला दें, अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें, तो ऐड करते ही हमारे को कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हमारे को मिलेगी। तो देखिए ऐड करते हैं। अब ऐड करने का तरीका क्या होता है, 11th में आपने सीखा है कि ऐड इस तरह से कीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना रहें, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएं। तो अब कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड, 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब रिएक्शन क्या बची, इधर जिंक सॉलिड प्लस Cu+2, और कैसा होगा ये, एक्वस होगा, आप सभी को पता है एक्वस होता है। उसके बाद इधर से Zn+2, साथ में कॉपर सॉलिड, साथ में क्या है, कॉपर सॉलिड। तो ये होगी हमारी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, ये होगी हमारी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है, अब ये बनी कैसे है, जब हमने ऑक्सीडेशन को रिडक्शन को ऐड किया, तो इन दोनों के ऐड से बनती है ओवरऑल कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए हम बोल देते हैं इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसको बोल देते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों हाफ रिएक्शन से मिलके बनता है ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो आपने देखा इस रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हुई, दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन हुई। कैसे हुई, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को लिया, इसने जितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा इसने उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, है ना। तो इसकी ऑक्सीडेशन, इसकी रिडक्शन, तो इनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब इन दोनों हाफ रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, या फिर रिडॉक्स हाफ रिएक्शन, या रिडॉक्स कपल भी हम इनको बोल देते हैं, रिडॉक्स कपल, है ना। 2 रिएक्शंस हैं और 2 जब भी हो जाए तो क्या बन जाता है, कपल। ऐसा नहीं है कि कपल सिर्फ मेल और फीमेल का ही बनता, बिल्कुल नहीं। कई बार 2 चीज़ों के जोड़े को, हम पेयर को भी हम क्या बोलते हैं, कपल। तो ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इस तरह से थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन। तो थोड़ा सा और बेसिक चीज़ें की बात कर लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब, जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। अब इसको हम बोलेंगे, इसकी रिडक्शन हुई है, इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड सब्सटेंस। देखिए ऑक्सीडाइज्ड क्या है, सब्सटेंस। अब एक बात समझिए, कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन। बोलोगे सर कैसे हुई है, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, कॉपर की रिडक्शन होने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती। अब वो इलेक्ट्रॉन किसने सप्लाई किए, किसने दिए वो इलेक्ट्रॉन, जिंक ने। इट मीन्स कॉपर की अगर रिडक्शन हुई है तो उसमें रोल किसका है, जिंक का। अगर जिंक ये 2 इलेक्ट्रॉन ना देता तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। इट मीन्स कॉपर की रिडक्शन करवाई किसने है, कॉपर की रिडक्शन को प्रमोट, कॉपर की रिडक्शन को करवाया किसने है, जिंक ने। तो इसने एक एजेंट का काम किया। इसने क्या, किसका काम किया, एजेंट का। और एजेंट किस प्रोसेस का बना, ये रिडक्शन का। कॉपर की रिडक्शन हुई, किसकी हेल्प से हुई, जिंक की। तो जो रिडक्शन प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है उसको हम बोलते हैं उसका एजेंट। तो दैट इज रिडक्शन का एजेंट। तो इट मीन्स जो जिंक है, जो जिंक है वो होगा क्या, एक तो ऑक्साइड सब्सटेंस है, दूसरा क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए एजेंट कैसा है, रिड्यूसिंग, सब्सटेंस कैसा है, ऑक्सीडाइज्ड। अब कॉपर को देखते हैं, या फिर कॉपर ने किसको प्रोमोट किया। देखिए जिंक ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। अब अगर कोई लेने वाला नहीं होगा, अगर जिंक से कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला ही नहीं होगा तो ये किसको देगा, ये रिलीज किसके लिए करेगा,
तो जिंक ने भी इलेक्ट्रॉन को तभी रिलीज किया है जब लेने वाला कौन था, कॉपर। अब अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन ना लेता, क्या जिंक रिलीज करता, जिंक रिलीज नहीं कर पाता। इट मीन्स जिंक से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवाया है, किसने करवाया है, कॉपर ने। कॉपर ने हेल्प की है बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स जिंक की जो ऑक्सीडेशन हुई उसमें रोल किसका भी था, कॉपर का। किसका भी था, कॉपर का। इट मीन्स कॉपर ने भी किसी न किसी प्रोसेस को प्रोमोट किया है, वो भी किसी न किसी प्रोसेस का एजेंट बना है। और कौन से प्रोसेस का बना है, ऑक्सीडेशन। इसीलिए जो कॉपर +2 आयन है, कॉपर +2 आयन है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एजेंट। बट एजेंट कहेंगे किसका, ऑक्सीडेशन का। एजेंट कहेंगे किसका, ऑक्सीडेशन का। देखिए एजेंट ऑक्सीडेशन का है, सब्सटेंस रिडक्शन का है। तो आप ये पजल मत होना, आपने 10th के अंदर भी सीखा है, ये 11th के अंदर भी सीखा, फिर भी मैंने बेसिकली आपको बताया, तो ज़्यादा टाइम इस पर नहीं ले रहा हूँ। आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ के आए इन चीज़ों को, तो इसीलिए मैंने बेसिकली बता भी दिया है। अब रिड्यूसिंग एजेंट को कई बार बुक्स में बोला जाता है रिडक्टेंट, और ऑक्सीडेशन एजेंट को कई बुक्स में बोला जाता है ऑक्सीडेंट। क्या भी बोल देते हैं, ऑक्सीडेंट। तो अगर आपको नोट करना है ये, तो नोट कर लीजिए। तो ये थी रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, चलिए नोट कीजिए। ओके, वेरी गुड, तो नोट हो गया है, बहुत अच्छे। अब मैंने आपको समझाया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। उनको बोलते हैं रिडक्शन हाफ, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, या फिर दोनों को बोल देते हैं रिडॉक्स कपल। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन सा है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन सा है, रिडक्टेंट किसको कहते हैं, ऑक्सीडेंट किनको कहते हैं। तो मैंने आपको समझाया है, इनकी डेफिनेशन मैंने नहीं लिखवाई है, बस रिडॉक्स रिएक्शन की मैंने लिखवाई है, एग्जाम्पल मैंने